तो मूवी की शुरुआत होती है थंडरबोल्ट रॉस से, और थंडरबोल्ट रॉस को हमने लास्ट बार एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखा था। तो यहीं पे ध्यान देने वाली बात यह है कि थंडरबोल्ट रॉस का रोल प्ले करने वाले पुराने एक्टर हमारे बीच अब नहीं रहे, जिस वजह से उनका रोल इस मूवी में प्ले किया है हैरिसन फोर्ड ने। तो मूवी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि थंडरबोल्ट रॉस अब यूएस का प्रेसिडेंट बन चुका है, और जैसे ही थंडरबोल्ट रॉस का स्पीच खत्म होता है हमें 5 महीनों का टाइम जंप दिखाया जाता है, और अब कहानी स्विच करती है सैम विल्सन पे। तो यहाँ पर सैम विल्सन यूएस मिलिट्री के साथ एक मिशन पे होता है, जिस वजह से वो दूसरे मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ मैक्सिको ट्रैवल कर रहा होता है, और यहीं पर सैम विल्सन का साथ दे रहा होता है उसका दोस्त वाकिन टोरेस। तो क्योंकि सैम विल्सन अब कैप्टन अमेरिका का मेंटल ले चुका है, तो किसी न किसी को तो अब फैल्कन बनना था, जिस वजह से अब वाकिन टोरेस अब मार्वल का नया फैल्कन है। तो यहीं पे हमें मिशन के बारे में थोड़ी डिटेल मिलती है। तो सैम विल्सन असल में सर्पेंट सोसाइटी का पीछा कर रहा होता है, जिन्होंने जापान से कुछ इंपॉर्टेंट चीज चुरा ली है, और इसे ढूंढता हुआ सैम विल्सन मैक्सिको तक पहुंच चुका है। तो जहां उन्हें टिप मिली थी कि सर्पेंट सोसाइटी का हेड साइडविंडर यहाँ पे एक डील के लिए आने वाला है, और ठीक ऐसा ही होता है, और जिसके फौरन बाद सैम विल्सन वहाँ पे अटैक कर देता है। और यहाँ पर सैम विल्सन को उसका नया कैप्टन अमेरिका सूट वकांडा की तरफ से मिला होता है, और वहाँ पे मौजूद बहुत सारे टेररिस्टों को हराने के बाद सैम विल्सन फाइनली उन टेररिस्ट के बॉस यानी साइडविंडर के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर वो कंटेनर कैप्टन के हाथ तो लग जाता है, मगर इस बीच साइडविंडर उससे बच के भाग जाता है, और इस मिशन में कैप्टन का अच्छा खासा साथ दिया था वाकिन टोरेस ने, जिससे सैम विल्सन काफी खुश होता है और उसे सीधा ले जाता है अपने दोस्त आइजिया ब्रैडली से मिलाने के लिए। तो वाकिन टोरेस जैसे ही आइजिया ब्रैडली से मिलता है, पहले तो उसे वो लाइटली लेता है, मगर सैम बताता है कि वो कैप्टन अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा शख्स था जिसे सुपर सोल्जर सीरम दिया गया था, और सुपर सोल्जर बनने के बाद यूएस मिलिट्री ने उसे 30 साल तक कैद में रख के उसके ऊपर अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट किए थे। तो टोरेस जैसे ही इस बात को सुनता है वो काफी दंग रह जाता है, और वो आइजिया ब्रैडली से ये क्वेश्चन करता है कि आखिरकार यूएस गवर्नमेंट ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, जिस पर आइजिया ब्रैडली उसे बताते हैं कि उसने एक के बाद एक बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल मिशन करे जिससे जिंदा लौट पाना मुश्किल था, जिससे आइजिया ब्रैडली की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी, और इधर यूएस गवर्नमेंट किसी ब्लैक आदमी को कैप्टन अमेरिका के तौर पे नहीं देख सकती थी, जिस वजह से उसे 30 सालों तक जेल में कैद कर दिया गया, और उस पे बहुत तरीके के एक्सपेरिमेंट भी हुए। और यही रीजन है कि आइजिया ब्रैडली यूएसए से तो प्यार करता है मगर यूएस गवर्नमेंट से नहीं। और ये तीनों बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में सैम को व्हाइट हाउस से कॉल आता है, जिसमें उसे थंडरबोल्ट रॉस के प्रेसिडेंट बनने की खुशी में पार्टी पे बुलाया जाता है, और उस पार्टी में सैम विल्सन अपने साथ आइजिया ब्रैडली और वाकिन टोरेस को भी लेके जाता है। तो व्हाइट हाउस में पहुंचने के बाद सैम सीधे प्रेसिडेंट से मुलाकात करता है, और यहाँ पे प्रेसिडेंट रॉस सैम से काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, और उनकी खुशी का रीजन था कि सैम ने मैक्सिको वाले मिशन को एकदम अच्छे तरीके से हैंडल किया था, और जो चीज सर्पेंट सोसाइटी के ग्रुप ने जापान से चुरा लिया था उसे भी सैम विल्सन ने सक्सेसफुल रिकवर कर लिया था। पार्टी के बाद व्हाइट हाउस में एक छोटी सी मीटिंग भी रखी गई होती है, और इस मीटिंग में दुनिया भर के बहुत सारे प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें जापान, फ्रांस और इंडिया के भी प्राइम मिनिस्टर शामिल होते हैं। तो मीटिंग की शुरुआत प्रेसिडेंट रॉस करते हैं। तो इस मीटिंग का मेन टॉपिक होता है सेलेस्टियल आइलैंड। जी हाँ, ये वही सेलेस्टियल आइलैंड है जिसे हमने इटर्नल मूवी के लास्ट में देखा था, और इस सेलेस्टियल का नाम होता है टैमून। और इसी पे बात करते हुए प्रेसिडेंट रॉस कहते हैं कि जैसे ही इस आइलैंड का इमरजेंस हुआ बहुत सारे देश इसके रिसर्च में लग गए, और उनके रिसर्च से ये पता चला कि ये आइलैंड एक बिल्कुल ही अलग तरीके के मेटल से बना हुआ है। तो ये मेटल कोई ऐरा मेटल नहीं था, इसका नाम होता है एडामेंटियम, और ये एडामेंटियम पूरी दुनिया में इस आइलैंड के अलावा कहीं भी नहीं पाया जाता, और ऐसा कहा जाता है कि ये एडामेंटियम वकांडा के वाइब्रेनियम से भी स्ट्रॉन्ग है, और तो और वुल्वरिन के क्लॉज भी इसी मेटल के बने हुए होते हैं। प्रेसिडेंट रॉस आगे कहता है कि जैसे ही इस मेटल के बारे में बाकी देशों को पता चला, सारे देशों के बीच इसे पाने की होड़ मच गई, और ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देख के अमेरिका भी इस मामले में कूद जाता है। एट द एंड अमेरिका को भी ये मेटल चाहिए था, तो अमेरिका इन सारे देशों के बीच एक ट्रीटी ऑफर करता है, और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग सेलेस्टियल आइलैंड से जो भी एडामेंटियम बाहर निकलेगा उसे बाकी सारे देशों में बराबर बराबर बांटना होगा, ताकि सारे देश एडामेंटियम को पाके इसे अपने ग्रोथ में यूज कर सके। तो प्रेसिडेंट रॉस आगे कहते हैं कि इस सेलेस्टियल आइलैंड पे सबसे पहला रिसर्च का काम जापान ने किया था, जिस वजह से जापान ही वो ऐसा देश होता है जिसने उस आइलैंड से सबसे पहले एडामेंटियम एक्सट्रैक्ट किया था, और यही एक्सट्रैक्टेड एडामेंटियम का पहला सैंपल सर्पेंट सोसाइटी ने जापान से चुरा लिया होता है, जिससे सैम ने बाद में सक्सेसफुली रिकवर कर लिया था, और उसे जापान को लौटा दिया जाता है। मीटिंग अच्छे तरीके से सक्सेसफुली निपट ही रही होती है कि इतने में वहाँ पे अजीब तरीके के फ्लैश होने लग जाते हैं, और एक अजीब सा गाना बजने लग जाता है, और वो सॉन्ग जैसे ही बजता है आइजिया ब्रैडली पास ही खड़े एक गार्ड पे अटैक कर देता है,
और उसकी गन छीन के सीधे प्रेसिडेंट रॉस पे फायर कर देता है। और वहाँ पे आइजिया ब्रैडली ही नहीं बल्कि कुछ सोल्जर्स भी उस बॉम्ब के चपेट में आ गए थे, जो कि वहाँ पे मौजूद बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे लकीली प्रेसिडेंट रॉस बाल बाल बच जाते हैं और इन्हीं सोल्जर्स को रोकने के लिए सैम अपना पूरा दमखम लगा देता है। और इसी बीच एक लड़की भी उस सोल्जर से निपट रही होती है। आगे हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम असल में रूथ है और वो प्रेसिडेंट रॉस की सिक्योरिटी एडवाइजर होती है। और रूथ ने भी अपनी ट्रेनिंग रेड रूम से ली होती है, तो इसका मतलब रूथ भी एक ब्लैक विडो है। तो किसी तरीके से सैम विल्सन, रूथ और वहाँ पे मौजूद बहुत सारे सोल्जर्स उन अटैकरों को पकड़ लेते हैं, इंक्लूडिंग आइजिया ब्रैडली। तो इसके नेक्स्ट डे सीधे सैम जेल पहुंच जाता है आइजिया ब्रैडली से मिलने के लिए और उससे क्वेश्चन करता है कि आखिर वो क्या रीजन था जिस वजह से उसने सीधे यूएस के प्रेसिडेंट पे ही गोली चला दी। और यहाँ पे आइजिया ब्रैडली का स्टेटमेंट बड़ा ही चौंकाने वाला होता है, क्योंकि आइजिया ब्रैडली को कुछ भी याद नहीं होता कि उसने वहाँ पे वो अटैक क्यों किया था। यहाँ पे आइजिया ब्रैडली ने सीधे प्रेसिडेंट पे गोली चलाई थी, जिस वजह से आइजिया ब्रैडली को जेल में डाल दिया गया होता है। तो यहाँ पे सैम अपने दोस्त से ये वादा करता है कि वो जल्द से जल्द इसके पीछे की असली सच्चाई जान के उसे इस जेल से बाहर निकालेगा। इसके बाद सैम विल्सन सीधे टॉरेस के पास जाता है और उससे उस दिन व्हाइट हाउस की सारी सीसीटीवी फुटेजेस निकालता है और यहाँ पे असली झोल इन सब के सामने आता है। तो ये देखते हैं कि मीटिंग से पहले जब आइजिया ब्रैडली अपना फोन चेक कर रहा होता है, तब आइजिया का फोन अजीब तरीके से ब्लिंक कर रहा होता है और आइजिया ही नहीं बल्कि वहाँ पे मौजूद कुछ सोल्जर्स के भी फोन वैसे ही ब्लिंक कर रहे होते हैं। और यहाँ पे सैम ये भी नोटिस करता है कि इन लोगों ने फायरिंग तभी स्टार्ट की थी जब वो अजीब सा भद्दा म्यूजिक बजना शुरू हुआ था, जिससे सैम और टोरेस को ये तो पता चल जाता है कि इसके पीछे जरूर किसी न किसी बाहर वाले का हाथ है। और ये सब काम निपटा के सैम जैसे ही अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तभी इस पर साइड विंडर अटैक कर देता है और इस अटैक में सैम बाल बाल बचता है। और यहाँ पे कैप्टन अमेरिका का सूट ना होते हुए भी सैम विल्सन साइड विंडर को बुरी तरीके से पीट देता है। तो साइड विंडर ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि मेक्सिको के मिशन के दौरान सर्पेंट सोसाइटी के बहुत लोगों की जान गई थी, साथ ही सर्पेंट सोसाइटी से उस एडमेंटियम के कंटेनर को भी छीन लिया गया था, जिस वजह से साइड विंडर ने अपने ग्रुप का बदला लेने के लिए सैम विल्सन पे अटैक किया होता है। सैम जैसे ही साइड विंडर को हराता है, तभी उसके पास एक कॉल आता है और उसमें ये कहा जाता है कि तुमने इसको तो हरा दिया, मगर आने वाले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे तुम नहीं रोक पाओगे कैप्टन। और इतना कहते ही वो आदमी फोन काट देता है। जिसके बाद सैम वॉरेन टॉरेस के पास जाता है और इस नंबर को ट्रेस करवाता है। तो इस नंबर को ट्रेस करने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये फोन असल में एक मिलिट्री फैसिलिटी से बिलोंग करती है और लोकेशन का पता लगते ही बिना किसी टाइम वेस्ट के ये लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो सैम और टॉरेस जैसे ही वहाँ पे पहुंचते हैं, इन्हें ये तो क्लियर हो जाता है कि ये मिलिट्री फैसिलिटी के आड़ में एक रिसर्च लैब लग रही होती है और इस जगह से थंडरबोल्ट रॉस का भी काफी ज्यादा लेना देना होता है, क्योंकि उनके बहुत सारे रिपोर्ट्स और बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ पे मिलती है जिसे देख के सैम काफी ज्यादा हैरान होता है। तो सैम और टॉरेस उस जगह को एक्सप्लोर कर ही रहे होते हैं कि इतने में उनके सामने एक आदमी आके खड़ा हो जाता है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि सैमुअल स्टर्न्स होता है। जी हाँ, ये वही सैमुअल स्टर्न्स है जिसे हमने लास्ट बार 2008 में आई इनक्रेडिबल हल्क मूवी में देखा था और यही सैमुअल स्टर्न्स इस मूवी का मेन विलन द लीडर होता है। तो सैम के पूछे जाने पर सैमुअल स्टर्न उसे जवाब देता है कि वो एक टाइम पे साइंटिस्ट हुआ करता था और एक बार जब वो ब्रूस की मदद कर रहा होता है, तब उसका गामा रेडिएटेड ब्लड उसके सर के अंदर चला गया होता है और इससे उसकी बॉडी डिसफिगर हो जाती है, मगर उसे एक सुपर पावर भी मिल जाता है। और इस बात की भनक जब रॉस को पड़ती है, तब रॉस ने उसे कैप्चर कर लिया और बहुत सालों तक उस पे एक्सपेरिमेंट करता रहा। और जब सैमुअल रॉस को अपने आप को छोड़ने के लिए कहता है, तब रॉस उसे साफ साफ ये कह के मना कर देता है कि ये एक्सपेरिमेंट्स असल में यूएस गवर्नमेंट करा रही है, जिस वजह से थंडरबोल्ट रॉस उसे इस प्रिजन से बाहर नहीं निकाल सकता था। और इसके साथ ही रॉस स्टर्न से ये भी कहता है कि जब वो प्रेसिडेंट बन जाएगा तब उसे इस प्रिजन से बाहर निकलवा देगा। और रियलिटी सबको पता ही है कि प्रेसिडेंट बनने के बाद भी रॉस उसे नहीं छोड़ता और यही रीजन होता है कि सैमुअल स्टर्न्स ने ये डिसीजन ले लिया था कि वो रॉस का काला सच दुनिया के सामने लाके रहेगा, फिर चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। और अपने इसी प्लान को फॉलो करते हुए उसने साइड वेंडर को जापान से वो एडमेंटियम चुराने के लिए ऑफर देता है और इस काम के लिए लीडर ने साइड वेंडर को CIA के अकाउंट से पैसे भेजे होते हैं। और यहाँ पे लीडर का प्लान होता है जब जापान इस मामले की तफ्तीश करे, तब उन्हें CIA का अकाउंट देख के ऐसा लगना चाहिए कि इसके पीछे थंडरबोल्ट रॉस का ही हाथ है। तो अब धीरे धीरे सैम पूरी तरीके से समझ चुका था कि अभी तक जो कुछ भी हो रहा था इसके पीछे लीडर का ही हाथ है और थोड़ी देर पहले जिसने सैम को कॉल किया था वो भी लीडर ही था। तो अब सैम किसी भी कीमत पे लीडर को यहाँ से जाने नहीं दे सकता था, मगर सैम जैसे ही लीडर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लीडर अपनी चाल चलना शुरू कर देता है। वो वहाँ पे मौजूद बहुत सारे गार्ड्स को अपने उस गाने के थ्रू हिप्नोटाइज करके सैम और टॉरेस के पीछे भेज देता है और इधर सैम और टॉरेस उनसे लड़ते रह जाते हैं और उधर लीडर यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद सैम और टॉरेस उन सब का सामना करते हुए वहाँ से किसी तरीके से बाहर निकल जाते
जाते हैं। और इसके बाद हमें पता चलता है कि द लीडर के प्लान के अकॉर्डिंग जापान को अब ठीक ऐसा लग रहा होता है कि इस एडमेंटियम की चोरी के पीछे थंडरबोल्ट रॉस का ही प्लान है, क्योंकि जापान ने लीडर के प्लान के अकॉर्डिंग CIA का नाम उस पेमेंट लिस्ट में देख लिया होता है। और इसका पता लगते ही जापान के प्रेसिडेंट US की ट्रीटी को तोड़ देता है और उस सेलेस्टियल आइलैंड पे अपनी आर्मी भेज देता है, क्योंकि अब वो चाहते थे कि USA से पहले अब सारा का सारा एडमेंटियम जापान अपने कब्जे में कर ले। और ये खबर जैसे ही रॉस के कानों पे पड़ती है, वो भी सीधे अपनी मिलिट्री को लेके इंडियन ओशन की तरफ निकल पड़ता है। और अब पूरी दुनिया की नजर जापान और USA के मिलिट्री पे थी, क्योंकि अब किसी भी वक्त उन दोनों के बीच एक बड़ा सा वॉर छिड़ सकता था। और ये बात जैसे सैम और टॉरेस को पता चलती है, वो दोनों एकदम सूट अप होके सेलेस्टियल आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। और वहाँ पे पहुँच के सैम सीधे प्रेसिडेंट से मिलता है और उनसे कहता है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि एक गलती के चक्कर में दोनों देशों के बीच एक वॉर वाला सीन क्रिएट हो सकता था। इधर दूसरी तरफ लीडर एक मिलिट्री पर्सन के घर पे घुसता है और उसका फोन लेके 2 एयरफोर्स पायलट को कॉल करके उन्हें हिप्नोटाइज कर लेता है। एंड गेस व्हाट, ये दोनों पायलट असल में उस सेलेस्टियल आइलैंड के पास ही मौजूद होते हैं। और अब ये दोनों फुली तरीके से लीडर के कंट्रोल पे थे, जिसके बाद लीडर उन दोनों पायलट से कहता है कि वो अब जापान पे अटैक करना शुरू कर दे। और अपनी ओर USA का दूध जेट आता हुआ देख के जापान भी अपना काउंटर अटैक शुरू कर देता है। मगर समय रहते टॉरेस और सैम किसी तरीके से उन दोनों एयरफोर्स पायलट को रोकने में कामयाब रहते हैं। और इसी बीच एक मिसाइल को रोकते हुए टॉरेस बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, जिसके बाद सैम और टॉरेस USA और जापान के बीच उस वॉर को रोकने में कामयाब हो जाते हैं और दोनों ही देश की मिलिट्री अपने अपने देश वापस लौट जाते हैं। USA वापस आने के बाद सैम अपने दोस्त टॉरेस को मौत से जंग लड़ता हुआ देख के काफी ज्यादा दुखी हो रहा होता है। और इतने में एंट्री होती है हमारे बकी बार्न्स की, जो कि सैम को थोड़ा सा मोरल सपोर्ट देके वहाँ से चला जाता है। और मगर जाते जाते हमें पता चलता है कि अब बकी बार्न्स एक पॉलिटिशियन बन चुका है। इधर दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट रॉस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मोटिव होता है कि पूरी दुनिया को ये क्लियर करना कि असल पे जापान और USA के बीच कोई भी वॉर नहीं हुआ था, वो बस एक सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उधर लीडर सैम से मिलता है और उससे कहता है तुमने इस वॉर को रोक के बहुत ही गलत किया, क्योंकि लीडर का प्लान होता है कि इस वॉर को होने देना, जिससे प्रेसिडेंट रॉस की काली सच्चाई सबके सामने आ जाती। लेकिन कैप्टन तुम्हारी वजह से ही ये प्लान पूरी तरीके से फेल हो गया। लीडर आगे कहता है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, उसके पास अभी भी तर्कस में बहुत सारे ऐसे तीर हैं जिसकी मदद से रॉस का असली सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा, जिसके बाद पूरी दुनिया ये जान जाएगी कि थंडरबोल्ट रॉस कितना एविल इंसान है। और यही भी हमें बताया जाता है कि थंडरबोल्ट रॉस को हार्ट की बीमारी होती है, तो रॉस हर जगह इलाज करा करा के थक चुका होता है, मगर फिर भी उसकी इस बीमारी का इलाज कहीं भी नहीं मिलता। जिसके बाद रॉस सीधे इस मैटर पे लीडर से हेल्प लेता है और लीडर अपने सुपर पावर्स का यूज करके रॉस की इस बीमारी को क्योर कर देता है। और इस इलाज को शुरू करने के लिए लीडर ने कुछ ऐसी मेडिसिन बनाई जिसे हर दिन थंडरबोल्ट रॉस को लेनी पड़ती थी, मगर रॉस को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो मेडिसिन असल में गामा रेडिएटेड है। और इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद मीडिया के पास लीडर ने पहले ही बहुत सारे ऐसे सबूत भेज दिए थे, जिसे देख के रिपोर्टर्स एक के बाद एक प्रेसिडेंट पे सवाल करने लग जाते हैं। और इन सवाल जवाब के चलते प्रेसिडेंट रॉस की हालत एकदम से खराब होने लग जाती है और देखते ही देखते वो एक रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और फिर क्या था, रेड हल्क एकदम से बेकाबू हो जाता है और आसपास पूरा तबाही मचा देता है। उसके सामने वहाँ पे 2 मिनट भी कोई टिक नहीं पा रहा होता और हल्क को इधर आउट ऑफ कंट्रोल जाता देख के सैम विल्सन ठीक वहाँ पे पहुंच जाता है और अपने टैक्टिक्स रेड हल्क पे यूज करता है। और इसी दौरान हमें रेड हल्क और सैम विल्सन के बीच एक तगड़ी फाइट देखने को मिलती है। सुपर सोल्जर सीरम ना होने के कारण सैम विल्सन यहाँ पे रेड हल्क के सामने काफी कमजोर दिखाई दे रहा होता है, जिसके बाद रेड हल्क ने कैप्टन अमेरिका की सीट जमीन में गाड़ दी। इसके साथ ही वाइब्रेनियम से बने वो सूट्स भी उखाड़ दिए, जिसके बाद उसके सूट में पूरी तरीके से इकट्ठा हुए काइनेटिक एनर्जी को वो हल्क के ऊपर ब्लास्ट करता है, मगर इसके बावजूद हल्क एक बार फिर से फाइट करने के लिए उठ जाता है। इसके बाद सैम ने थंडरबोल्ट रॉस को उसके पॉजिटिव साइड्स को याद दिलाया, इसके साथ ही उसकी बेटी बेटी रॉस का भी याद दिलाया और अपनी बेटी का नाम सुन के फाइनली थंडरबोल्ट रॉस एक बार फिर से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और इन सारे इंसिडेंट्स के खत्म होने के बाद थंडरबोल्ट रॉस को राफ्ट प्रिजन में डाल दिया जाता है और ये प्रिजन ठीक वही प्रिजन है जिसे हमने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखा था। इधर थंडरबोल्ट रॉस भी अपने किए पे काफी पछता रहा होता है, जिसके थोड़े दिन बाद सैम उस राफ्ट प्रिजन में थंडरबोल्ट रॉस से मिलने जाता है। मगर यहाँ पे ट्विस्ट ये था कि उसके साथ एक मेहमान भी गई हुई होती है और वो होती है थंडरबोल्ट रॉस की बेटी बेटी रॉस। तो जिसके बाद बेटी रॉस और थंडरबोल्ट रॉस के बीच हमें एक इमोशनल कन्वर्सेशन दिखाया जाता है और बेटी रॉस को हम 2008 वाले इनक्रेडिबल हल्क के बाद पहली बार MCU में देख रहे हैं। और ये सारी चीजें खत्म होने के बाद सैम विल्सन अपने दोस्त आजिया ब्रैडली को भी जेल से बाहर निकलवा लेता है और यहाँ ये मूवी एंड हो तो जाती, मगर एक बार फिर से मार्वल मूवी का प्रचलन है कि हर मूवी में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखना ही पड़ता है। तो इस पोस्ट क्रेडिट सीन की शुरुआत ठीक उसी जेल से होती है जिस जेल में थंडरबोल्ट रॉस को रखा गया है, यानी राफ्ट से।
तो यहाँ हमें दिखाया जाता है कि इसी जेल में द लीडर को भी रखा गया है और उससे मिलने के लिए जब सैम वहाँ पे पहुँचता है तब लीडर सैम से कहता है कि तुम्हें लगता होगा कि तुमने मुझे पकड़ के सारी मुसीबतों का अंत कर दिया है, मगर मैंने अपने दिमाग का यूज करके भविष्य में होने वाली सारी प्रोबेबिलिटीज को देख लिया है और इसीलिए मुझे पता है कि वो सब जल्द ही अर्थ पे आ रहे हैं और वो लोग जब आ जाएंगे तब उन्हें तुम रोकने में नाकामयाब रहोगे। तो ये बात सुनकर सैम विल्सन काफी कंफ्यूज दिखाई देता है और वो लीडर से कहता है कि आखिरकार तुम बात किसकी कर रहे हो। तब लीडर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कैप्टन, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल तुम्हारी दुनिया एग्जिस्ट करती है? तुम्हारी दुनिया के अलावा इस यूनिवर्स में और भी बहुत सारी ऐसी दुनियाएं हैं जिनमें वो सब रहते हैं और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि तुम उन लोगों से अपनी दुनिया को कैसे बचाते हो। और लीडर के इतना कहते ही ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो गाइस ये था मेरा स्टोरी एक्सप्लेन वीडियो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड पे। तो अगर आपने ये मूवी देख लिया है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपको ये मूवी कैसी लगी और इसके एंड क्रेडिट सीन के बारे में आपके अगर कोई थॉट्स हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल द सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।